की क्लास में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड या इसका दूसरा नाम है इलास्टिसिटी ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है जैसे आप लोग रबर खींचते होंगे तो रबर खींचोगे तो रबर खींचने के बाद अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, है ना। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू अपोज चेंज इन इट्स शेप एंड साइज, यानी रबर को खींचते हैं तो छोड़ने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने की कोशिश करेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो चाहेगा ही नहीं कि मैं अपने ओरिजिनल साइज से डिफॉर्म हो, तो वही कह रहा है एन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। अब कह रहा है एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। समझो जैसे रबर है, रबर को मैंने खींचा तो खींचने पे मैंने उसमें कौन सा फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को मैं रिमूव कर दूंगा रबर क्या होगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज ये बोल रहा है। प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आया, इसका मतलब जितना खींचे उतने पे ही रह गया, तो वही क्या है, प्लास्टिसिटी है। तो यही चीज कह रहा है कि इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद हटाने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। अब यहाँ पर आपको स्ट्रेस 3 टाइप का पढ़ना है। स्ट्रेस जब भी आएगा तो उसको मैं सिग्मा से डिनोट करूंगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जब भी आएगा तो याद रखना लेंथ की बात करेगा। जैसे मान लो कि इसका लेंथ अभी क्या है, ओरिजिनल एल है, और इसको मैंने क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद इसकी लेंथ को मैंने चेंज कर दिया, तो इसका लेंथ चेंज कितना हुआ है, डेल्टा एल। तो अब मैं इसके टोटल लेंथ की बात करूंगा तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल। तो वही चीज कह रहा है कि डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट अलोंग दी लेंथ, यानी लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम लगाते हैं फोर्स तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस जब भी आएगा तो फॉर्मूला याद रखोगे, फोर्स अपॉन में एरिया। अगर यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर उसके बाद पहला हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा आता है शियरिंग स्ट्रेस या इसको शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, ये कहता है कि कॉज चेंज इन शेप, मतलब ये क्या करता है, शेप में चेंजिंग लाएगा। जैसे मान लो कि अभी बॉडी क्या था, इनिशियल पोजीशन पे ऐसे था, अब जैसे मान लो कि ग्लास में पानी है, ग्लास को ऐसे धक्का दोगे तो ग्लास का क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा। तो जब शेप चेंज हो जाएगा तो शियर स्ट्रेस की बात करेगा। तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। टेंजेंशियल फोर्स का मतलब ऊपर की तरफ या ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब जो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन में एरिया हो जाएगा। अगर इसकी यूनिट की भी बात करें तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एफटी क्या है, आपका टेंजेंशियल फोर्स है, वही चीज समझाया गया है। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है 2 टाइप्स का होता है। पहला आपका होता है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा क्या होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है जैसे मान लो ये स्ट्रिंग से ये बॉडी लटका हुआ है, अगर ये बॉडी के पास वेट है तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा, तो इसमें क्या करेगा, इस धागे में टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। लेकिन अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें तो ये बॉडी है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, तो कंप्रेस करूंगा तो इसका लेंथ कम होगा। तो जब भी कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करेगा तो लेंथ कम करना होता है, और टेंसाइल स्ट्रेस की बात करेगा तो लेंथ को ज्यादा करना होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो अगला हमारा आता है वॉल्यूम स्ट्रेस। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अभी हम लोगों ने टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ लिया, उसके बाद शियर स्ट्रेस पढ़ लिया, तीसरा है वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब है मान लो कि ये कोई स्फीयर है, तो स्फीयर का ओरिजिनल वॉल्यूम ये था, अब मैंने क्या किया, चारों बगल से इस पे प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने के बाद इसका वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया। तो कितना कम हुआ, मान लो डीवी कम हुआ, तो टोटल इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले वी था उसमें से डीवी को माइनस कर देंगे। तो वही चीज बोल रहा है सेम एज प्रेशर। तो कॉज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज करेगा तो वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है, प्रेशर भी होता है, तो प्रेशर जैसा ही है ये, और यहाँ पर नॉर्मल ये क्या है, नॉर्मल फोर्स इस पे लगाते हैं, तो वही चीज बोला है, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है, पहले यहाँ समझो उसके बाद समझाता हूँ। हुक्स लॉ कहता है ये क्या है आपका स्ट्रेस, ये क्या है स्ट्रेस, और ये क्या है आपका स्ट्रेन।
तो हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेन के। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, वो कांस्टेंट हमारा क्या है, ई। तो सिग्मा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ई एप्सिलेंट, है ना। तो यहाँ पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलेंट। तो ये ई क्या है आपका, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर आ जाओ, वही चीज यहाँ पर दे रखा है, ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो यहाँ वही चीज समझाया गया, स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। अब यहाँ पर अगर मान लो कि ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, इसका ये ग्राफ में बना रहा हूं, तो ग्राफ का मतलब ये एंगल क्या है, थीटा। तो थीटा का मतलब अगर स्लोप निकालेंगे तो ये tan थीटा होगा। ये स्ट्रेस है तो ये भी क्या बन जाएगा, स्ट्रेस, और नीचे क्या बन जाएगा, स्ट्रेन। तो tan थीटा ही क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो पहला चीज बोला है, हमेशा याद रखना, रिजिड बॉडी क्या होता है, रोटेशनल चैप्टर में बताया था। रिजिड बॉडी क्या होता है, जिसका शेप एंड साइज चेंज ना हो और जिसका रेडियस क्या हो, फिक्स हो। तो रिजिड बॉडी के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो इन्फिनिटी होगा, और स्टील जो होगा मोर इलास्टिक होगा रबर से। डिपेंड किस पे करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पहला पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इसमें भी कंडीशन क्या याद रखना, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो इलास्टिसिटी क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इलास्टिसिटी क्या होगा, कम होगा। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन है, यानी आपका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। ये यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर आइएगा तो इसको पढ़िए, हायर द वैल्यू ऑफ ई मोर इलास्टिक द बॉडी विल बी। मतलब कहने का मतलब ई ज्यादा होगा तो इलास्टिसिटी बॉडी का क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद आओगे तो इसके बाद स्ट्रेन आ गया। तो जैसे हम लोगों ने 3 टाइप का स्ट्रेस पढ़ा था, पहला क्या पढ़ा था, टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा क्या पढ़ा था, शियर स्ट्रेस, और तीसरा क्या पढ़ा था आपका, वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वैसे ही 3 टाइप का स्ट्रेन होता है। पहला स्ट्रेन आपका आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा आ जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और तीसरा आ जाएगा शियरिंग स्ट्रेन। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब होता है डेल्टा एल अपॉन में एल, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। वही चीज लिखा हुआ है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन में वी, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जो भी चेंज आएगा उसको ऊपर रखेंगे, ओरिजिनल से डिवाइड कर देंगे, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। शियरिंग स्ट्रेन की बात करें तो शियरिंग स्ट्रेन को फाई से डिनोट करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन में एल, डेल्टा एक्स अपॉन में एल, एल का मतलब ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एक्स जो ये आपका ये आया था ना डायग्राम में, डेल्टा एक्स कहाँ गया, डेल्टा एक्स, यानी ये इसकी बात कर रहा है, ये कितना चेंज हुआ है ये इसकी बात कर रहा है। तो वही क्या है, डेल्टा एक्स, ठीक है। इसके बाद अगर आओगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ से क्वेश्चन या न्यूमेरिकल पूछेगा, तो सुनो, टाइप्स ऑफ मॉडुलस एंड इलास्टिसिटी में पहला आता है आपका यंग्स मॉडुलस, दूसरा आता है बल्क मॉडुलस, और तीसरा आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अगर मैं यंग्स मॉडुलस की बात करूँ तो यंग्स मॉडुलस यानी इसको मैं गामा से डिनोट करूंगा। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का भी फॉर्मूला पढ़े थे, क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। जब ये पलटी मारेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी वाई का फॉर्मूला क्या याद रखोगे, गामा का फॉर्मूला, यानी यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या याद रखोगे, एफ एल अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल। अब यहाँ पर अगर मैं कंपेयरिंग विद ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के से करूं तो यहाँ पर गामा बराबर क्या है, एफ एल अपॉन में ए, डेल्टा एल को मैंने एक्स ले लिया है ना, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर गामा इंटू एक्स अपॉन में एल, यहाँ यानी ये एफ की वैल्यू निकाल दिया, इतना मैथ आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एल से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर ए गामा एक्स अपॉन में एल हो गया। तो यहाँ से के की जो वैल्यू आएगा, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स की बात करोगे तो के इंटू एक्स होता है, तो कंपेयर मारोगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए गामा अपॉन में एल। ये भी रिजल्ट आप याद रख सकते हो, इतना डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर के बराबर स्प्रिंग कांस्टेंट से अगर पूछेगा कि यंग्स मॉडुलस में
एक्सप्रेशन बताओ तो ए गामा अपॉन में एल याद रखोगे। दूसरी बात ये याद रखोगे कि यंग्स मॉडुलस जो होता है ओनली किसके लिए डिफाइंड है, सॉलिड के लिए डिफाइंड है। यंग्स मॉडुलस किसके लिए डिफाइंड है, ओनली सॉलिड के लिए। क्या ये लिक्विड के लिए डिफाइंड है, नहीं। क्या ये गैस के लिए डिफाइंड है, नहीं। किसके लिए डिफाइंड है, सॉलिड के लिए डिफाइंड है। अगर मैं बल्क मॉडुलस की बात करूं तो इसको बीटा से डिनोट करेंगे, तो बल्क मॉडुलस में क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यानी इसको प्रेशर से डिपेंड करेंगे तो डेल्टा पी। अभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में बताया था, देखो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, तो कम होगा तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा वी अपॉन में वी हो जाएगा। तो यहाँ पर बल्क मॉडुलस का ये फॉर्मूला हो गया। अगर मैं के बोलूं तो के होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ये 1 अपॉन में बल्क मॉडुलस होता है, यानी कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में बीटा। अब आपको आइसोथर्मल प्रोसेस पता होना चाहिए, एडियाबायोटिक प्रोसेस पता होना चाहिए, आइसोबारिक प्रोसेस पता होना चाहिए और आइसोकोरिक वाला टर्म पता होना चाहिए। ये अभी आगे के चैप्टर में आएंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखोगे, अगर बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल मटेरियल का बोलेगा तो वो पी के बराबर हो जाएगा। बल्क मॉडुलस ऑफ एडियाबायोटिक प्रोसेस बोलेगा तो गामा इंटू टी के बराबर होगा। आइसोबारिक के लिए बल्क मॉडुलस 0 होता है और आइसोकोरिक के लिए बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी होता है। ये सब क्या होता है, अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो वेट करो, अगले चैप्टर में आएगा। नेक्स्ट है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी से डिनोट करेंगे या ईटा से डिनोट करेंगे, तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन में एरिया, शियर स्ट्रेन का मतलब फाई क्या था, एक्स अपॉन में एल, तो एल पलटी मारेंगे तो ऊपर चल जाएगा। यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा का फॉर्मूला क्या याद रखोगे, फोर्स एफ एल अपॉन में ए एक्स। तो यहाँ पर वही चीज दिखाया गया है कि एक्स ये है आपका, थीटा ये है, लेंथ ये है, इस पे टेंजेंशियल फोर्स ये लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओगे तो नेक्स्ट वही बल्क मॉडुलस को ये पलटी मार के दिखाया है, डेल्टा पी अपॉन में माइनस डेल्टा वी अपॉन में भी रखे थे, तो मैं डेल्टा पी को इधर ही रखे, भी पलटी मार के ऊपर गया, तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस डी पी अपॉन में डेल वी इंटू वी हो जाएगा। अब याद रखोगे के बारे में अभी क्या बताया था, कंप्रेसिबिलिटी। के क्या था, कंप्रेसिबिलिटी, और बी क्या था आपका, बल्क मॉडुलस। यानी यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी और ये बल्क मॉडुलस है। तो कंप्रेसिबिलिटी में याद रखना सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो बीटा इसका अपोजिट कर दोगे, क्योंकि के बराबर क्या होता है 1 बाई बीटा। तो जो के लिए है उसको लिए बीटा को पलट दो, तो पलटोगे तो यह क्या हो जाएगा, एस में ज्यादा हो जाएगा, लिक्विड में ज्यादा हो जाएगा, गैस में सबसे कम होगा। तो कोई एक भी माइंड में रखते हो तो दूसरा अपने माइंड में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड में मान लो कि आपके पास ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, तो मान लो कि ये 2 रॉड है जिसका लेंथ, जिसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y1 है, एरिया a है, लेंथ L1 है, और दूसरे रॉड को इससे कंबाइन कर दिया जिसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y2 है, एरिया a है और यहाँ पर लेंथ इसका L2 है। इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेगा तो आपसे कहेगा कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी y इक्विवेलेंट कितना होगा, तो याद रखोगे दोनों के लेंथ को जोड़ दोगे, L1 प्लस L2 अपॉन में L1 अपॉन में गामा 1 प्लस L2 अपॉन में गामा 2। एक स्पेशल केस बनेगा कि मान लो दोनों रॉड का लेंथ बराबर है, यानी L1 बराबर क्या है L2, तो उस केस में y इक्विवेलेंट याद रखोगे 2 गामा 1 गामा 2 अपॉन में गामा 1 प्लस गामा 2। कब, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अगर यही पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे, तो y इक्विवेलेंट इसमें क्या आ जाएगा, गामा 1 A1 प्लस गामा 2 A2 अपॉन में A1 प्लस A2। अगर स्पेशल केस की बात करें, मान लो कि दोनों का एरिया बराबर है, तो y इक्विवेलेंट क्या करेंगे, गामा 1 प्लस गामा 2 अपॉन में 2 कर देंगे। तो इस तरह से आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका टेंसाइल स्ट्रेस इन वायर की बात करेगा, तो मान लो कि एक मास ये है, एक मास ये है, ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स लगा रहा हूं तो टेंसाइल स्ट्रेस पूछेगा कितना होगा, तो जितना फोर्स लगाओगे वो रख देना और ये वाले मास से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेस इसी पे लगेगा। तो एफ एम अपॉन में टोटल मास और एरिया, जो एरिया हो दिया रहेगा उससे डिवाइड कर देना। नेक्स्ट है, अगर इस पे बोलेगा, मान लो ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, मास एम है, टेंसाइल
स्ट्रेस यहाँ पूछा तो कुछ नहीं करना है, एम अपॉन में ए याद रखना, एक्सेलरेशन जी प्लस ए कर देना। अब मान लो कि 3 बॉडी को लटका दिया ऐसे स्ट्रिंग से, तो यहाँ पर पूछेगा कि टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा, तो T1 का मतलब नीचे जितने मास होंगे उसको ऐड कर देना। तो टेंसाइल स्ट्रेस 1 पे क्या हो जाएगा, टेंशन 1 अपॉन में एरिया। तो टेंशन 1 कितना मास है, m 2m 3m, यानी टोटल 6m हो गया। वेट की बात करें तो g से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस 1 कितना हो जाएगा, 6mg अपॉन में एरिया। अगर टेंसाइल स्ट्रेस 2 की बात करेगा तो देखो इसके नीचे जितना बॉडी होगा उसका मास लेना, तो ये क्या हो जाएगा 5mg अपॉन में एरिया। अगर टेंसाइल स्ट्रेस 3 की बात करें तो T3 अपॉन में ए, T3 का मतलब सिर्फ नीचे वाला मास आएगा, 3mg अपॉन में एरिया। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए आप ये अपने माइंड में रख सकते हो। अगर मैं आगे आऊं तो आगे है आपका इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट, मतलब अपने वेट की वजह से इसमें लेंथ कितना इंक्रीज होगा, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, mgl अपॉन में 2 गामा इंटू ए। पेपर में ये गामा दिया रहेगा, एरिया आपको निकालने आना चाहिए, मास दिया रहेगा, जी की वैल्यू बचपन से जानते हैं, और लेंथ भी दिया रहेगा, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि कितना चेंज इन लेंथ होगा। अब मैं आगे पढ़ूं तो आगे है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनाएगा तो यहीं से बनाएगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मान लो ये रॉड है जिसका लेंथ L है, यहाँ पर फोर्स लगाने से इसमें चेंज डेल्टा x आ रहा है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ये सब फॉर्मूला भूल जाना, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो वो बनेगा एनर्जी डेंसिटी, वही चीज दे रखा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। तो अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, यानी आपका जो एनर्जी डेंसिटी आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये आपको 2 फॉर्मूले याद होना चाहिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, और आपका एनर्जी डेंसिटी 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो पेपर में देखोगे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोला है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, एनर्जी डेंसिटी बोला है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट है आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। आगे है इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑल्सो नोन एज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। यानी ब्रेकिंग स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ब्रेकिंग फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। यानी जो ब्रेकिंग फोर्स है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात याद रखना कि जो ब्रेकिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एरिया के। एरिया का भी मतलब कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसी को ये ब्रेकिंग फोर्स बोलेंगे या ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलेंगे। तो अगर ब्रेकिंग ऑफ वायर अंडर इट्स ओन वेट की बात करें तो जैसे मान लो ये L है, L मैक्स यहाँ M है, तो यहाँ पर ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन के बराबर हो जाएगा, और टेंशन क्या होता है, mg के बराबर है। तो यहाँ पर ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया को ऐसे ही रखा। अब मैंने क्या किया, मास को, मास क्या होता है, रो क्या होता है, मास, रो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी आपका होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ को मैं मास से रिप्लेस कर दिया रो इंटू वी से, तो वही क्या लिखा हुआ है, मास की जगह रो इंटू वी इंटू जी। तो यहाँ पर रो इंटू वी रो जी हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख दिए ए। अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पर ब्रेकिंग स्ट्रेस इंटू एरिया बराबर क्या हो जाएगा, ए एल मैक्स इंटू रो जी। तो यहाँ से अगर एल मैक्स की बात करें तो एल मैक्स बराबर हो जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन में रो इंटू जी। तो कैसे आया वो नहीं याद रख सकते तो एल मैक्स का फॉर्मूला ये याद रख सकते कि ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन में डेंसिटी इंटू जी होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो देखो एक चीज याद रखना कि अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात करें तो अगर मटेरियल सेम है, कॉपर है, यहाँ भी कॉपर है, शेप साइज अलग दे रखा है, इसका शेप क्या है, सिलेंडर जैसा, और इसका शेप कैसा है, क्यूब जैसा। तो शेप कैसा भी रहे, मटेरियल सेम है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस भी सेम होता है। अगर मटेरियल सेम है, शेप कैसा भी रहे, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, सेम होता है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा, मटेरियल सेम तो ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम, शेप कैसा भी रहे। आगे दिया है एग्जांपल, जैसे देखो एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, कह रहा है कि ए रॉड हैविंग ब्रेकिंग फोर्स F लगा रहे हैं, उस पे इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो कह रहा है व्हाट विल बी इट्स ब्रेकिंग फोर्स नाउ, यानी ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा। तो देखो ब्रेकिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अब मैंने बोला कि मटेरियल सेम है, उसको 2 आधे में काट दो, यानी शेप चेंज किया है सिर्फ, तो शेप चेंज
चेंज करेगा तो फोर्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वही चीज मैं समझा रहा था जो ऊपर, उस पर ये क्वेश्चन बनाया है। बाकी ये 3 पॉइंट अपने माइंड में रखोगे कि हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड शाफ्ट। जो हॉलो शाफ्ट होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है सॉलिड शाफ्ट से। दूसरी बात याद रखोगे, बॉडी विच रिक्वायर ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्स टू प्रोड्यूस सेम चेंज इन डायमेंशन इज मोर इलास्टिक। यानी कहने का मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स जिसमें ज्यादा लगेगा इसका मतलब वो ज्यादा इलास्टिक होगा, यही चीज बोल रहा है। तीसरा बात है फॉर सेम डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी शोइंग मोर इलोंगेशन इन इज लेस इलास्टिक। दूसरा पॉइंट को ही तीसरे पॉइंट से रिलेट किया है। अगर आगे आए तो ये लास्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है इसको ध्यान से समझोगे तो सबसे पहले ये कर्व समझो। मान लो ये वाई एक्सिस पे मैंने किसको लिया, स्ट्रेस को, और एक्स एक्सिस पे मैंने किसको लिया, स्ट्रेन को। तो स्ट्रेन को जिससे डिनोट करते हैं सिग्मा यहाँ रख दिया, और यहाँ पर सिग्मा, और यहाँ पर क्या है आपका ये वाला सिग्मा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा एप्सिलेंट, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो हुक्स लॉ कहाँ तक फॉलो करेगा, ओए रीजन तक। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। कहाँ, किस रीजन तक, ओए रीजन तक। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ओए रीजन तक हुक्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, यानी हुक्स लॉ को मानेगा। अगर मैं ए पर जाऊं तो ए तक ही क्या है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। मतलब अगर ए तक मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन ए के बाद अगर मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं तो देखो सीधा नहीं जा रहा है, ये कर्व ऐसे बन जा रहा है। इसलिए ए को मैं क्या बोलूंगा, प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी यहां तक ही प्रोपोर्शनल लिमिट है, उसके आगे प्रोपोर्शनल लिमिट को फॉलो नहीं करेगा। ए बी आ जाओ, तो ए बी आपका ये वाला रीजन है, तो ए बी को मैं क्या बोलूंगा, लिख रखा है कि स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पहले ही बता दिया। बट बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, रिगेन लोड इज रिमूव, यानी डीप फॉर्मिंग फोर्स अगर लगा देते हो तो अगर मान लो बॉडी को बी तक खींच दिए हो तो यहां तक ऐसा पोजीशन है कि अगर फोर्स को, लोड को अप्लाई करना बंद कर दोगे तब भी अपना क्या होगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो वही चीज यहां बी आपके ए बी के लिए, ए बी के बारे में बोला है। बी क्या है आपका, इलास्टिक लिमिट, यानी यहां तक बॉडी इलास्टिक लिमिट तक आएगा, इसके आगे ले जाओगे तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, जहां तक छोड़ोगे खींच के वहीं तक रहेगा। इसके बाद बियॉन्ड बी क्या होगा, जो मैंने बताया वही चीज लिखा होगा, बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब बॉडी अपने ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं आएगा। तो जब कोई चीज ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं आता है तो इसको मैं क्या बोलता हूं, प्लास्टिक लिमिट, यानी जहां तक मैंने फोर्स लगा के छोड़ दिया, बॉडी का शेप जैसा बना के छोड़ दिया वैसा ही रहेगा। अगर मैं आगे बढ़ूं सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट आपका क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, यानी ये सी पॉइंट क्या है आपका, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, मतलब यहां तक आप स्ट्रेस लगाओगे तो इसको ये सहने की क्षमता है कि यहां तक प्लास्टिक लिमिट भी रहेगा, बॉडी यहां से यहां तक मतलब टूटेगा नहीं, ये इसका मतलब ये है। अब बियॉन्ड सी जाओगे तो लार्ज स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इवन फॉर ए स्मॉल अप्लाइड फोर्स, उसके बाद अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे ना तो बॉडी में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, है ना। और डी क्या है आपका, फ्रैक्चर अकर, अगर डी पॉइंट तक ला देते हो फोर्स लगा के तो यहाँ पर फ्रैक्चर पॉइंट है, यानी बॉडी क्या होगा, इलास्टिसिटी खो देगा और बॉडी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वही चीज बोला है यहाँ पर। इलास्टोमर जो है डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, जैसे रबर है, रबर को ज्यादा खींच दोगे, अगर अपने यहां तक आ गया, अगर डी पॉइंट तक आ गया, फ्रैक्चर पॉइंट तक आ गया तो रबर टूट जाएगा। तो जब रबर टूट जाएगा तो ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब दो मटेरियल के बारे में पढ़ना है, पहला है आपका डक्टाइल मटेरियल और दूसरा है ब्रिटल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल में बस आप ये याद रखना कि ये जो प्लास्टिक रीजन है, आपसे पूछेगा पेपर में कि प्लास्टिक रीजन किसमें ज्यादा होता है, तो बताओ किसमें ज्यादा है, प्लास्टिक रीजन यहां तक है, यानी प्लास्टिक रीजन आपका डक्टाइल मटेरियल में ज्यादा होता है, ब्रिटल मटेरियल में थोड़ा सा कम होता है। तो यही चीज याद रखोगे कि प्लास्टिक रीजन इज लार्जर फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड स्मॉलर फॉर ब्रिटल मटेरियल। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए याद रखोगे कि प्लास्टिक रीजन किसमें ज्यादा होता है, डक्टाइल मटेरियल में, और कम किसमें होता है, ब्रिटल मटेरियल में। तो यहीं तक आपका ये चैप्टर था।